Hello students, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to all of you. बेटा पहले कल वाला टेस्ट निकालेंगे, वो करेंगे हम डिस्कस। तो आप लोग टेस्ट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 46 और 47 में से किसी का प्रॉब्लम? 46 एंड 47। फोर्टी 47 में नहीं है बेटा। Sir, 47. 47 equal weight of methane and oxygen are mixed in empty container at 25 degrees Celsius. What is the fraction of total pressure exerted by oxygen? Total pressure exerted by oxygen। देखो सपोज आपके पास क्या है, थोड़ा ध्यान ऐसे देंगे आप। आपको कह रहा है कि दो गैसेज है आपके पास, मीथेन गैसेज है और ये ऑक्सीजन गैसेज है, O2 गैसेज है। इक्वल वेट, सपोज W ग्राम ये है आपका तो W ग्राम ये भी हो गया आपका। और एम्प्टी कंटेनर में तो सपोज मीथेन का प्रेशर P1 ले लेते हैं, O2 का प्रेशर P2 ले लेते हैं अपने। टोटल प्रेशर जो भी होगा टोटल प्रेशर आएगा। तो हमें किसका निकालना है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। कल भी डिस्कस किया है, यही सेम क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपने निकालना है टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टेड टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, आपके नहीं किया था, किसी और बैच में था। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है आपको ये चीज निकालनी। चीज दिमाग में ये रखनी थी कि उसने हमें पूछा था फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर में से ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है वो निकालना है। तो PO2 P निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय जितने भी है नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ दूसरी गैसेज है जो आपके पास CH4। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल होता है W/32। ये भी हो जाएगा, कर लोगे बेटा आगे? Yes, sir. हाँ, तो ये फार्मूला निकाल लेंगे बेटा। फ्रैक्शन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, मतलब टोटल प्रेशर में से ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होगा। तो ये रूल याद है ना? ये कौन से वाला रूल है बता सकते हो बेटा? बताओ। किसी का इंडिविजुअल का प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। कौन सा रूल है ये? टेल मी बेटा, कोई भी स्टूडेंट बता दो, ये कौन सा रूल था ये वाला? पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी का भी पार्शियल प्रेशर हम इस रूल से निकालते हैं ना बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। 40 इसके बाद आ जाओ बेटा, आपका ये है 47 के बाद आ जाओ 50 तक। किसी का प्रॉब्लम? 48 तो हो ही गया था। 49 है सर 49 देखो बेटा, 49 में क्या कह रहा है आपका कि एक गैस A है 50 मिलीलीटर ऑफ गैस A। एक गैस A है एंड एक गैस B है। और गैस B जो है 50 मिलीलीटर ऑफ गैस A एंड गैस B 150 एंड 200 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू फ्यूज थ्रू ए पिन होल अंडर द। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है बेटा, 50 मिलीलीटर ये हो गया, 50 मिलीलीटर ये हो गया। ए गैस भी 50 मिलीलीटर ऑफ ईच गैस, लेकिन टाइम अलग अलग है। इसका टाइम दे रखा है ए का 150 सेकेंड लेता है और जो बी है वो आपका 200 सेकेंड ले रहा है डिफ्यूज होने में। इफ मोलिकुलर गैस ऑफ बी, इस बी का मोलर मास हमें दे रखा है 36, तो ए का मोलर मास हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है हमारे पास, रेट R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट होता है बेटा M2/M1। ए को 1 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं। रेट क्या होता है? वॉल्यूम V1/T1 कितना डिफ्यूज होगा कितने टाइम में, V2/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। अब इस केस के अंदर क्या होगा? वॉल्यूम तो इक्वल है 50 ये है 50 ये है, तो ये तो कैंसिल हो गया। T2/T1 है, तो T2/T1 है, T2 दे रखा, बी को मान रहे हैं अपने 200 सेकेंड और ये 150।
तो 200 अपॉन 150 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, ये है 50, m2 आपको निकालना है। तो बेटर वे ये होगा कि ये तो 50 4 जा 200 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सर बेटर वे 50 ml तो वॉल्यूम है ना, है 50 तो वॉल्यूम है, मास तो 36 गिवन है बी का। अच्छा 36 रख दो बेटा, फिर 36 ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल। 6 आएगा, सर M1 नहीं। M2 की जगह आएगा वो तो। अच्छा M2 का दे रखा है, तो एक इसको कैंसिल कर दो। तो T2 कितना दे रखा है, T2 200, और ये कितना दे रखा है 150। M1 निकालना होगा फिर हमें। अगर M2 दे रखा है तो M2 दे रखा है, अच्छा मोलिकुलर गैस ऑफ B है तो M2 दे रखा है, वो आपका 36 आ गया। ये आपका M1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 50 पर 4 पे चला जाएगा, और ये 3 पर। ये स्क्वायर हटा दो आप, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 36 अपॉन M1। तो ये 4 का 6, अब ये कर लोगे, आगे हो जाएगा। सर ये आंसर ही मैच, मतलब आंसर नहीं आ रहा इसका, 20.25 आ रहा था। अच्छा 20.25 आ रहा था, तो मैं करके देखता हूँ। 4 इंटू 4 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 अपॉन MT1। तो M1 इज इक्वल टू 36 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4। तो ये कितने पे कैंसिल हो गया, 9 पे। 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 81/4 आ गया। इतना ही आ रहा है ना 81/4। तो 81/4 करोगे तो ये कितना आएगा, 20 के आसपास आ रहा है ये तो। यस सर। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर ठीक नहीं है। यहाँ कोई डेटा ऊपर नीचे आपका हुआ है, या तो हो सकता है ये गैस बी की जगह गैस ए हो और ए निकालो। एनीवे इसका मतलब यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, नो ऑप्शन। सर फार्मूला जैसे क्लोजेस्ट ऑप्शन मार्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये 32 भी ज्यादा ही दूर हो गया। बहुत डिफरेंस है बेटा। इसका मतलब डेटा कोई जो है ना वो मिस है, मुझे लगता है। ऊपर ऐसे उल्टा करके देखो, 200 अपॉन 150 इज इक्वल टू, ये करके देखो, ऊपर ये रखो। सपोज ये ए का वैल्यू दिया होता आपको, तो ये M2 ऊपर आता अपॉन 36 आता, तो ये कितना हो जाता, कुछ ना कुछ मिसिंग है इसमें ना, 4/3 आ जाएगा। तब भी नहीं आ रहा क्या, सर 64। तब ऑप्शन 64 आ रहा है फिर आपका है। 3 3 9 4 4 16, तो M2 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 36 अपॉन 9, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, तब आंसर आपका आ जाता है 64, अगर वैसा होता तो। बट दोनों ही केसेस के अंदर सी आंसर नहीं आ रहा आपको, तो इसके आंसर आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं है। तो आप उसमें जो आता है ना आपके पास एरर वाला, उसमें डाल देना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो बेटा 53 तक। नेक्स्ट आ जाओ अप टू 53। सर 51। सर 53। 51 एंड 53। देखो पहले 51 वाला प्रॉब्लम, two gases A and B having same volume diffuse through porous portion 20 and 10 seconds respectively. A is 49 सेम है बेटा, सेम कैलकुलेशन कर लो इसकी जैसे अभी किया आपने। तो नॉर्मल फार्मूला क्या आया था हमारे पास, T2 अपॉन T1, इधर आया था M2 अपॉन M1। T2 कितना है, 10 सेकेंड है, और 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, इधर रह जाएगा M2 और ये आ जाएगा 49। तो ये कैंसिल हो गया आपका, 0 2 0 कैंसिल हो गया, 49/2 की वैल्यू निकाल लेना 4 की, तो 12 के आसपास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 53 है आपका, 53 भी सेम, 20 लीटर ऑफ SO3 डिफ्यूज थ्रू ए पोरस पार्ट। सर हाँ सर 53 में आंसर रूट में 250 आ रहा था, और ऐसा कोई अच्छा, ऑप्शन था नहीं, 14.4 था check। क्लोजेस्ट तो। अच्छा चेक कर लेते हैं बेटा। देखो 20 लीटर ऑफ SO3 था डिफ्यूज थ्रू ए पोरस पोर्शन 60 सेकेंड,
वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन, देखो SO3 को 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, 30 सेकेंड, 20 लीटर फॉर 60 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज। तो देखो V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2 अंडर रूट M2 अपॉन M1 आ जाएगा ना बेटा, M2 अपॉन M1। V1 कितना था 20 लीटर और टाइम था उसका 60 सेकेंड, T2 था 30 सेकेंड में, लेकिन वॉल्यूम हमें निकालना था। M2 ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं तो 32 हो गया, M1 SO3 को लेके चल रही है, देखो बेटा कितना आ रहा है 32 और 48, 80 आ रहा है कितना SO3 का मोलर मास, 32 Yes, sir, 48 80 आ गया। तो देखो ये हो जाएगा आपका 8 4 जा 32, ये 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/5 आ गया अंडर रूट में। इधर भी जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 30 ये 2 से हो गया, ये 10 हो गया ना। अब आप सोल्व करोगे तो 10 का स्क्वायर ले लो। अच्छा स्क्वायर में भी प्रॉब्लम है, स्क्वायर में प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं अपने इसको सर SO2 को लेकर हैं, SO2 को लेकर करेंगे तब हो जाएगा। अच्छा कोई ना कोई देखते हैं। अभी 4 आ गया, इधर कितना आया था 10 आया था ना, तो इधर हम 10 अपॉन V2 ही रहने देते हैं, क्योंकि इससे क्या 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा पता है हमें, और 10 का भी हमें पता है 3.3 होता है। तो इस हिसाब से जो V2 आना चाहिए था बेटा वो आपका आना चाहिए था 33/2। 33/2 का मतलब कितना हो गया देख लो, 2 1 जा 2, ये 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि 16.5 आ रहा है ये ना, 16.5 आएगा। Yes. और अगर SO2 करके देखते हैं तो देखो SO2 का कितना होता है, SO3 की बजाय SO2 करेंगे तो 64, तो तब ये कितना हो जाएगा देखो 10 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 अपॉन, नहीं ऊपर 32 डिवाइडेड बाय 64, ये आएगा ना। तो ये कितना हो गया हमारा 30 to 2 हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का वैल्यू हो जाएगा 1.414, और ये वैल्यू आ जाएगी V2 की, तो V2 आ जाएगा 14 के आसपास आ जाएगा। फिर 14 के आसपास तब आएगा जब SO3 की जगह क्या आएगा SO2, अगर SO3 की जगह SO2 होगा तब आपका 14 आंसर आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 16.5 आएगा। तो इसमें भी नो, जो 53 है इसके अंदर भी नो करेक्ट आंसर। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा 16 पॉइंट समथिंग आएगा। सर आंसर ठीक है, क्वेश्चन में गलती है। हाँ मतलब कैसा ही कर लो, SO3 जैसे मतलब प्रिंटिंग में गलती है, SO3 की बजाय क्या लिखा होना चाहिए था SO2, अगर SO3 लिख दिया है तो फिर ऑप्शन क्या होना चाहिए था हमारे पास 16.5। हमें तो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं मिल रहा। तो सर SO3 के हिसाब से तो मतलब वही होता ना, SO3 के हिसाब से आंसर आएगा 16.5, जो कैलकुलेशन करेंगे बेटा जो आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। अब ये कोई मान लो इराटा हो जाता है क्वेश्चन में तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आपका ठीक होना चाहिए बेटा। 53 के बाद, और वो आप करेक्शन भेज दिया करो, आता है ना आपके पास ऑप्शन 1 जब करते हो सर टेस्ट में सर नहीं आता। टेस्ट में नहीं आता। तो टेस्ट के बाद आपकी कोई कॉलम दे रखा होगा, कोई मेल आईडी नहीं दे रखी इस तरह की जिसमें आप ऐसा कुछ भेजते हो, चलो मैं भेज दूंगा उनको। सर क्वेश्चन नंबर 54। एक मिनट बेटा 1 by 1 चलते हैं फिर को। तो नेक्स्ट हम कहां तक पहुंच गए थे 53 तक बेटा, 53 के बाद आ जाओ 54 से 56 तक किसी का प्रॉब्लम। सर 54 54 था ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट 1 बार प्रेशर, दोनों का मिक्सचर है और मिक्सचर में प्रेशर जो है वो 1 बार है। ओके, कंटेन 20% बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, देखो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला है वो तो हमें आता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। डाल्टन स्लो वाला क्वेश्चन है ये हमारा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन भी होंगे और नंबर ऑफ मोल दूसरे किसके होंगे
ऑक्सीजन के भी होंगे, गैस होगी तो O2 लेना है, गैस हमेशा O2 होगी, टोटल प्रेशर। अब आपको वैल्यू पुट करनी है तो कह रहा है 20% बाई वेट हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन में 20 ग्राम ले लूं तो क्या लेके चल सकता हूं, हाइड्रोजन 20 ग्राम, तो मुझे ऑक्सीजन कितना ग्राम लेना पड़ेगा बेटा, 80 ग्राम। 80 परसेंटेज में हमेशा ऐसा होता है। तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाल लो, कैलकुलेशन बना लो। अब क्या रह गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है 20 ग्राम, वेट आ गया 20/2, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा 20/2, प्लस ऑक्सीजन कितना लिखोगे आप, 80 ग्राम है, 18/32 इंटू टोटल प्रेशर। सर इसका टोटल, आंसर गलत गिवन है, इसमें 0.8 आ रहा था। अच्छा इसके अंदर भी अलग आ रहा है, देखते हैं बेटा। तो 20/2 कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन देखो, पहला हो गया 10, 20/2 हो गया, ये भी हो गया 10, प्लस ये कितना आ रहा है देखो 80/32। तो 80/32 में पूरा कर लें क्या इसको, तो सर अगर मैं 5/2 हाँ सर 5/2 5/2 5/2 आ रहा है, 5/2 इंटू 1 आ गया। तो अब एलसीएम लेंगे तो ये तो 2 ही आ जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला तो 10 ही है, इंटू 2 ऊपर चला गया, ये 25 आ गया नीचे, 5 2 जा 10, 4/5 आ गया बेटा। 4/5 का मतलब कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। इसका आंसर बेटा 0.8 आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 0.8 आएगा। ये वाला आंसर बी नहीं होगा बेटा, 8 आंसर, फोर्थ होगा आंसर डी। आंसर जो है वो आपका डी आएगा इसमें कैलकुलेशन से। 59 तक बेटा किसी का, और 59 57 57 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल डिफ्यूज एट द सेम रेट थ्रू ए पोरस प्लग। सेम रेट से डिफ्यूज होने का डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है बेटा, मोलर मास पर डिपेंड करता है ना। तो जिसका मोलर मास सेम होगा उसका डिफ्यूजन का रेट सेम होगा। मोलर मास निकाल के चेक कर लो, मोलर मास सेम देन रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम। ये तो इजी था। तो देखो अब निकालते जाओ, किस में आएगा, कैलकुलेट कर लो। देखो NO और C2H6 में देख लो कितना आएगा, ये दे रखा है तो मैं पहले यही चेक कर लेता हूँ। NO का मोलर मास निकालो, कितना आएगा बेटा, 14 और 16 28, और C2H6 कितना होगा 24 प्लस सर 28 30 आएगा यहाँ पर, यहाँ 30 आ रहा है, 16 और 14 30, और ये भी कितना आ रहा है 24 और 6 30। तो इसका मतलब दोनों का मोलर मास जिसका सेम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बेटा सेम होगा। क्लियर? ओके सर, यस सर। 59 तक बेटा किसी का, और $59 के बाद आ जाओ बेटा 60 तक किसी का। सर 60। 60 देखो बेटा, 60 काफी अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देख लो इसको, 60 को थोड़ा सा। ये भी 2016 में आपकी इस टाइप की प्रॉब्लम आई भी थी नीट के अंदर। सर इसमें भी आंसर गलत गिवन है। अच्छा मैं देख लेता हूँ, आंसर जो करेक्शन है वो करवा दूंगा मैं, आज उनको भेज दूंगा। Two closed vessels A and B of equal volume containing air at pressure P1 and temperature T1 are connected to each other through a open tube। देखो एक आपके पास क्लोज वेसल्स है, बंद वेसल्स है, क्लोज है, सपोज ये A वेसल्स है और वॉल्यूम है इसका V, इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग एयर, इसके अंदर एयर थी, एट प्रेशर P1, प्रेशर था इनिशियली इसका P1 एंड टेम्परेचर इनिशियल था T1। इनको ये ईच अदर कनेक्टेड थी, इसमें गैस ऐसे थी, ये कह रहा है नैरो ट्यूब। अब हमारे क्या है कि इसका वॉल्यूम भी क्या है V1, तो प्रेशर तो वही है P1, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर तो T1 ही है, क्योंकि सेम ही टेम्परेचर प्रेशर चल रहा है, वॉल्यूम भी सेम चल रहा है। A और ये B है। अब केस क्या हुआ, आपने इसमें हीट कर दिया, और जब हीट कर दिया, इफ द टेम्परेचर ऑफ 1 इज नाउ मेंटेन, एक का टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया ए वाले का, और ए का टेम्परेचर जो है T1
वो T2 से बढ़ा दिया आपने। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस जो होगी रीएडजस्टेड होगी बेटा। तो ये A है, ये B है, वॉल्यूम तो चलो V रहेगा। अब आपका क्या हुआ कि टेम्परेचर इसका हो गया T1 एंड अदर का टेम्परेचर हो गया T2। अब गैस दोबारा फैल गई ऐसे। अब उसका प्रेशर पहले जैसा रहेगा नहीं। अब प्रेशर हो गया मान लो P, जो प्रेशर इधर होगा वो इधर होगा, प्रेशर हो गया P फाइनल। पहले इनिशियल P इनिशियल था, अब फाइनल हो गया। तो बेटा देखो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हमने देखो अमाउंट कांस्टेंट है गैस का, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही रहा है अमाउंट। तो अमाउंट जो हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू, यहां सारा अमाउंट ले लेते हैं इनिशियल, जो भी अमाउंट है गैस का अंदर दोनों में मिला के इनिशियल अमाउंट, और फाइनल अमाउंट जो है यहां अलग कर देते हैं एन ए फाइनल, क्योंकि कुछ अमाउंट अब इधर का इधर गया होगा, एन ए फाइनल प्लस एन बी फाइनल, कुछ अमाउंट बी में, लेकिन दोनों का सम जो होगा वो आपका इक्वल रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अमाउंट हमारा कांस्टेंट है। और हमारा जनरल फार्मूला भी क्लियर है बेटा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है आइडियल गैसेस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। और हमें सपोज एन चाहिए तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी अपॉन आरटी। आरटी। तो इनिशियली देखो, इनिशियली प्रेशर कितना था, पीआई। प्रेशर जो है वो तो दोनों साइड सेम है, यहां लगा दो पीआई, यहां लिख दो, गैस का प्रेशर सेम रहेगा। और वॉल्यूम कितना था बेटा देखो इनिशियली, इनिशियल वी लीटर ये था और वी लीटर ये था ना, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V, 2V। तो V की जगह आ गया 2V डिवाइडेड बाई RT। टेम्परेचर कितना था दोनों का, सेम ही था स्टार्टिंग में, तो दोनों का T1 दे रखा था, दोनों का टेम्परेचर, या TI दे रखा था या T1 दे रखा था, T1। तो टेम्परेचर आ गया T1 इज इक्वल टू, अब जब आपने उसको हीट करने के बाद, अब देखो इस वाले वेसल्स में, ए वाले वेसल्स में नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो Na, तो ए वाले वेसल्स का प्रेशर कितना होगा P फाइनल, V कितना होगा, अब तो एक ही ट्यूब का लेना पड़ेगा ना V तो मुझे इस साइड में, तो V कितना होगा मेरे पास, V अपॉन R, और टेम्परेचर कितना मेरे पास T1। टेम्परेचर T1 कनेक्टेड इज द T1। अब इधर आ जाओ NB में, B वाली वेसल्स में, तो प्रेशर तो इसका भी P फाइनल, वॉल्यूम इसका V, R रहेगा, लेकिन टेम्परेचर कितना है मेरे पास T2। अब हम शॉर्ट आउट कर लेंगे सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है वो देख लो आप। देखो एक तो V से V कैंसिल हो गया, कॉमन होके V कैंसिल हो गया, R भी कैंसिल हो गया बेटा। अब रह क्या गया, PI अपॉन T1 इज इक्वल टू P फाइनल कॉमन ले लेते हैं, निकालना क्या है वो देख लो, उस हिसाब से हो जाएगा P1 अपॉन है 2PI। 2PI नहीं होता बेटा, प्रेशर तो सेम ही होता है एक कमरे में, अगर एक 2 तो कैंसिल नहीं हुआ है। अच्छा हाँ 2 ये वाला V वाला ठीक है, 2PI P फाइनल प्लस कितना आ गया बेटा, P फाइनल अपॉन T2। तो हमें निकालना क्या है वो देखो आप, हमें क्या चीज निकालनी थी, P फाइनल निकालना था ना, तो P फाइनल निकालो आप। तो P फाइनल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अब आप कॉमन ले लो, 2PI अपॉन T1 इज इक्वल टू P फाइनल कॉमन T1 इंटू T2, इधर हो जाएगा T2 प्लस T1, T1 भी कैंसिल हो गया देखो। अब कितना रह गया मेरे पास, P फाइनल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया 2P1 2PI इंटू जो ये इधर चला जाएगा T2 और T1 प्लस T2, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपको। एक बार फिर चेक कर लो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे वो ए वाले में फाइनली कितने मोल हैं, बी में कितने मोल हैं। इनिशियल है पीवी अपॉन आरटी होता है, तो इनिशियल प्रेशर पीआई था, वॉल्यूम दोनों कनेक्टेड थे, तो 2V अपॉन RT1 इज इक्वल टू ए में फाइनल गैस का अमाउंट P फाइनल V अपॉन RT1, एंड बी में PFV अपॉन RT2, V और R कॉमन होकर कैंसिल हो गए, P फाइनल का कैलकुलेशन करके हमने वैल्यू निकाल लिया, एक्सप्रेशन निकाल लिया। सर हाँ बोलो। लास्ट में दोनों वेसल्स में P फाइनल सेम क्यों था, क्योंकि प्रेशर वो दोनों
वो बिकॉज कनेक्टेड तो थ्रू एक ही ट्यूब से है ना। जैसे मान लो एक रूम है, एक रूम में अगर कोई गैस है तो उस रूम में किसी भी जगह खड़े हो जाओ तो गैस का प्रेशर तो सेम ही होगा ना। ऐसे ही मान लो दो दो रूम है, दोनों रूम में बीच में दीवार हटा दो दो रूम की, या गेट ओपन कर दो आप, तो गैस इधर उधर फैल के तब तक इधर उधर चलती रहेगी जब तक दोनों साइड प्रेशर बराबर हो जाए, तो प्रेशर सेम रहेगा। जैसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना बोलते हैं बेटा, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हमारे यहाँ 1 atm है, हम कहते हैं कि हर जगह पूरे अर्थ पर 1 atm है, तो प्रेशर सेम होते हैं बेटा अगर वेसल्स में सेम वॉल्यूम हो तो, मतलब जगह सेम हो तो। क्लियर? यस सर। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, चेक कर लो बेटा, कौन सा है हमारा 2 pi वाला सही है आंसर बेटा इसका तो। सर बी आ जाएगा। हाँ, सर इसमें डी गिवन है। डी गिवन है बेटा इसमें, तो हमारा आया था 2p1 t2, तो बी हो जाएगा बेटा आंसर, जो हमारा अभी कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा ओके सर। आंसर नंबर। नेक्स्ट चलो बेटा 65 तक किसी का और। सर 65। 65 ऐसा तो करवाया था एक क्वेश्चन मैंने क्लास में आप लोगों को। देखो क्या कह रहा है कि आपका 65 में ये कोई पॉन्ड है, ए बबल ऑफ गैस रीच एट द बॉटम ऑफ लेक इंक्रीज टू 8 टाइम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड रीच द सरफेस। एक यहां बबल था, यहां से यहां आ गया बेटा, बॉटम से सरफेस में आ गया। व्हेन इट रीच द सरफेस, यहां जितना वॉल्यूम था, मान लो यहां वॉल्यूम v था, तो ऊपर जाके कितना वॉल्यूम हो गया, वो कह रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना हो गया, देखो 8 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8v। एज्यूमिंग द एटमोस्फेयर इक्विवेलेंट टू प्रेशर अगर कॉलम ऑफ वाटर 10 मीटर है, ये तो इवन उसने इंफॉर्मेशन भी दे दी हमें। तो अब हमें क्या पता है, जो कॉलम ऑफ वाटर है उसकी हाइट दे दी उसने 10 मीटर, तो इसका मतलब यहां सरफेस के ऊपर तो वाटर का प्रेशर लगेगा नहीं, तो प्रेशर लगेगा सिर्फ पी इनिशियल, सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो कितना लिखोगे बेटा एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm 1 atm, ठीक है। और 1 atm इक्वल टू कितने का होता है बेटा, देखो 10 मीटर 10 मीटर ऑफ वाटर, 10 मीटर ऑफ वाटर के इक्वल होता है 1 atm। पी इनिशियल आ गया, और पी फाइनल कितना होगा, देखो पी फाइनल में यहां से यहां आओगे तो इसकी हाइट भी लगेगी ना, तो 1 atm तो एयर का लग गया, और 10 मीटर हाइट भी है, तो पी फाइनल कितना हो गया, 1 atm भी किसके इक्वल होगा बेटा 10 मीटर के, और 10 मीटर वाटर वाला भी है, तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया, हमें निकालना क्या था, अच्छा हमें डेप्थ ऑफ लेक निकालनी थी। तो ठीक है, आप इसका प्रेशर 1 atm ले लो 10 मीटर, इसका हाइट अपने को नहीं पता, सपोज h ले लो, ये नहीं दे रखा हमें, तो देखो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 10 प्लस h मीटर। हमारा बॉयल्स रूल कहता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहां होगा, बिकॉज अमाउंट तो फिक्स रहता है गैस का, तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। P इनिशियल कितना था, अब ये देख लो कि P इनिशियल किसको ले रहे हो आप, इधर से इधर जा रहे हो ना, तो किसको लेना है वो आप देख लेना। तो इसका मतलब ये P फाइनल हो गया, और ये P ये इनिशियल हो गया, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो देखो बेटा P इनिशियल कितना है मेरे पास 10 प्लस h, जब यहाँ सरफेस पर होगा तो प्रेशर इतना लग रहा है, और वॉल्यूम तब था V। P फाइनल कितना है मेरे पास 1 atm मतलब 10 मीटर, और वॉल्यूम हो गया 8v, V से V कैंसिल हो गया, तो 10 प्लस h इज इक्वल टू हो गया 80, तो h इज इक्वल टू आ गया 70 मीटर। तो आपका बस हमने ऐसा किया था, ऊपर से नीचे गए थे, ये नीचे से ऊपर गया है, तो नीचे से ऊपर गया है तो पहले वाला वॉल्यूम V और 8v,
नीचे जो प्रेशर होगा, जो एयर का प्रेशर लग रहा है वो तो होगा ही 1 atm, प्लस जो इसकी हाइट होगी, एच हाइट है सपोज, वो अब हाइट के टर्म में निकालना है क्योंकि ऑप्शन मीटर में है, तो एटीएम को हाइट में कन्वर्ट कर दिया। 1 atm भी 10 मीटर हाइट के प्रेशर के बराबर होता है, तो 10 प्लस एच कर दिया, बाकी फार्मूला लगा दिया बेटा। और जब सरफेस पे होगा तो वाटर का प्रेशर तो लगेगा नहीं, सिर्फ एटीएम लगेगा, और 1 atm 10 मीटर के इक्वल होता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा 69 तक आ जाओ, किसी का है तो। सर 66। 66 तो इधर ही है। 66 में कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ O2CH4 कंटेनिंग ऑक्सीजन मास। देखो इनिशियल मास का रेशो दे रखा है, तो जब इनिशियल मास का रेशो दे रखा था तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला ये बताया था मैंने, R1/R2 इज इक्वल टू N1/N2 डिवाइडेड बाई M2/M1। न्यूमेरिकल भी करवाया था एक इसका, N1/N2 अंडर रूट M2/M1। अब किसको क्या लेना है वो देख लो। पहले वाले O2 को आप ले लो 1, मीथेन के ले लो 2। तो देखो पहले वाले N1 का वेट है, तो फार्मूला देखो फिर चेंज भी करना पड़ेगा, M1 ये वाला मोल निकालने पड़ेंगे ना आपको। वेट कर दो इसको, वेट अपॉन M1, वेट अपॉन M2, तो M2/M1। वेट का रेशियो दे रखा है W1/W2 का 3/2। M1 आपको पहले क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन 32, और M2 क्या ले रहे हो, CH4 16 अंडर रूट। M1 आप क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन 32, और ये आपका 16। तो बना लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। फार्मूला ध्यान रखना था। सर इसका आंसर गलत दे रखा था लगता है इसमें। अच्छा इसका भी अलग दे रखा है, देखते हैं। 16 2 जा 32, तो 3/4, और ये आ गया 16 2 जा 32, तो 1/√2 आ रहा है। तो आंसर बेटा इसका बी आएगा। क्या दे रखा है इन्होंने, सर सी दे रखा है। सी नहीं आ रहा बेटा, नहीं। यस सर बी आएगा। 3/4 1/√2 आ रहा है। 3/4 1/√2, 32 और 16। सर हाँ क्वेश्चन में 3/4 का रेशियो दे रखा है, पर आपने 3/2 लिया है। क्वेश्चन में 3/4 का रेशियो है। नहीं, ये तो मुझे तो 3/2 दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ। सर 3/2 है Sir, सर। 3/2 ही है। क्वेश्चन मुझे तो 3/2 दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ। यस सर यही है। 3/4 कहाँ है बेटा, मास का रेशियो 3/2 है इसमें। 3/4 ही देखा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लो चाहे आप। W1/W2 3/2 रेशियो लिख दिया मैंने मास रेशियो। M1 32 है, ये 16 है, अंडर रूट M2/M1 है। तो M2 किसको रखा हुआ है, M2 रखा हुआ है CH4 को, O2 एंड CH4, O2 एंड CH4 पहले भी वही है, तो O2 एंड CH4 12 4 16/32, 16 2 जा 32, 2 अंडर रूट 2 आ गया, ये 16 2 जा 32, 3/4 यही आ रहा है बेटा, 1/√2। तो ये आंसर आ रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यस सर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 72 तक किसी का, अप टू 72। सर 67। फॉलोइंग डायग्राम कंटेनर ऑफ अमोनिया HCl, अमोनिया और HCl, अमोनिया इधर से पास हो रही है, HCl इधर से करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटा। L1/L2 इज इक्वल टू M2/M1। डायग्राम, अमोनिया गैस एंड कंटेनर HCl connected through long tube are open simultaneously both and white from will be Q point if first form will be at Q point then find
वैल्यू ओ क्यू ये निकालनी है, तो इसको आपने L1 ले लिया, सपोज L1 ले लिया, और टोटल 40 सेंटीमीटर है, तो L1 कितना है, सपोज x ले लिया, तो L2 40 माइनस एक्स हो गया। सेम क्वेश्चन करवाया था, सिर्फ 40 की जगह 10 लिया था बेटा मैंने। 14 और 3 17, और HCl लिया था 36.5, तो अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो 2 चला जाएगा, तो x अपॉन 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.5 ले लो, x कैलकुलेट कर लो। देखो मैं आपको एक ना एडवाइस देता हूँ कि जब आप घर पे थ्योरी पढ़ते हो तो उसके साथ जो जो क्वेश्चन हम एटलीस्ट करते हैं, उन क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखा करो कि सर ने ऐसा फार्मूला क्यों लगाया, क्या क्या रीजन था, तब आपको ये चीजें याद रहेंगी। थ्योरी अलग चीज होती है बेटा, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वो अलग चीज होती है। हमारा माइंड तभी ओपन होगा जब जितनी ज्यादा हम क्वेश्चनिंग और करते हैं। थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है। नेक्स्ट चलो बेटा 73 तक, अप टू 73। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ट्राई ये किया करो कि कम गलत हो, जिस जिस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास में किया हुआ हो। फायदा होता है ना उससे, एक तो क्या टाइम बचेगा, एक क्वेश्चन का टाइम बचेगा तो कोई नया क्वेश्चन कर लेंगे हम। सर 74। सेवेंटी फोर, consider an ideal gas contained in a vessels if intermolecular interaction suddenly began to act, which of the following will happen। देखो सपोज दो गैस के पार्टिकल हैं, है ना, मान लो आप दो जने हो। अगर एक अकेला जाकर के यहां पर दौड़ के फोर्स लगाता तो यहां प्रेशर राइज होता P, लेकिन अगर B A को अट्रैक्ट करे तो प्रेशर पहले के कंपैरिजन में ये वाला बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा ना, क्योंकि एक जना जो दूसरा अट्रैक्शन करेगा तो उसको पीछे खींचेगा ये बी पार्टिकल। तो गैस के ए पार्टिकल को अगर बी वाला खींचना स्टार्ट कर दे, मतलब अट्रैक्शन स्टार्ट कर दे इसके साथ, तो ये जिस प्रेशर से यहाँ पर फोर्स से आना चाहिए उससे नहीं आएगा, तो प्रेशर कम होते हैं। तो गैसेस प्रेशर राइज किससे होते हैं? गैस का पार्टिकल जब आपकी कंटेनर की दीवार से टकराता है तो उससे प्रेशर राइज होता है। लेकिन अगर उस गैस के पार्टिकल को कोई दूसरा पार्टिकल इंटरेक्ट करता है तो वो फिर पहले के कंपेरेटिवली प्रेशर कम लगाता है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन सडनली बिगन टू एक्ट तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। हाँ बोलो बेटा। सर ये चीज भी मैंने सोची थी, लेकिन ये था कि जो इंटरैक्शंस है तो वो तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकते हैं ना। तो अगर फिर अगर कभी भी रिपल्सिव, हाँ हाँ बेटा ठीक सोचा आपने, बट इसमें एक काम होता है कि जब कभी भी वो आइडियल गैस लेके चलता है और इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन कह दे, वो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो आपने अट्रैक्शन लेके ही चलना है, क्योंकि रिपल्सन कंसीडर करके नहीं चलेगा। हाँ जब वो इंटरमोलिक्यूलर साफ बोल दे कि अट्रैक्टिव भी है रिपल्सिव भी है, देन आप अलग करो। ठीक है। सर अगर वैसे दोनों फोर्सेस होंगे तो फिर तो ये हो सकता है ना कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो वॉल के साथ हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसे एक दूसरे के दूर नहीं दूर नहीं, भागेंगे। उसमें वो मैं भी बताऊंगा आज जो पढ़ेंगे ना, आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में वही पढ़ेंगे। वो रियलिटी बिहेव है, रियलिटी में तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकते हैं ना, यस आइडियलिटी सर। में क्या होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होते हैं। तो वही क्वेश्चन उसने बनाया कि अगर आइडियलिटी में तो होता नहीं है, लेकिन अगर इंटरेक्शन बढ़ जाए, मतलब अट्रैक्ट करने लग जाए, अभी तो इसी की बात कर रहा है, तो अभी और क्लियर हो जाएगा जब आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है।
ओके सर। नेक्स्ट बेटा 79 तक किसी का और 75। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट फॉर एन आइडियल गैस, ये तो किया था ना मैंने बताया सर था इसका आपको। गलत है। हाँ आंसर इसका हमने किया था, आंसर इसका 4 था। सर इसमें गलत है। अच्छा कोई बात नहीं। पीवी इक्वल टू, आप तो अपना देखो कि पीवी इक्वल टू क्या था, एनआरटी। तो पी और वी और टी में स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वी और 1/t में नॉट स्ट्रेट लाइन, तो डी आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आगे चलते जाओ। 85 तक किसी का हो तो, अप टू 85। Sir, 78. 78। An open vessels at 27 degree heated until 2/5 of air, assume idle gas in it has escaped from the vessels. Assume that volume of the vessel remain constant, the temperature at which vessels has been heated. इसमें हमने एक पार्ट किया था ना बेटा, वो फार्मूला लगा के देख लो। escaped, परसेंटेज ऑफ escaped इज इक्वल टू क्या किया था फार्मूला, 1 अपॉन डायरेक्ट T1 अपॉन T2 इंटू 100 था। परसेंटेज ऑफ escaped कितनी बता रहा है वो, हीटेड until 2/5 of air in it has escaped, 2/5, तो 2/5 इंटू परसेंटेज कर दो तो 100 हो जाएगा। तो 2/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 कितना दे रखा था 27, मतलब 300 केल्विन। नीचे टेम्परेचर ले लो T2 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 2/5 अगर सोल्व करें तो 2/5, तो इसको कैसे करोगे आप, 2/5 -1 इधर ले आओ, ये हो जाएगा -300 T2। ये कितना हो गया 5 माइनस 3/5 माइनस 300 अपॉन T2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, T2 सोल्व कर लेना, 500 केल्विन आ जाएगा। ऐसा भी किया था क्वेश्चन हमने। 83 तक बेटा, और कोई 83 तक, Sir, 79. 79 भी करना है। 79 0.5 mole of gas A and X mole of gas B exert a pressure 200 in a container volume इतना, R is the constant, X is, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। PV इज इक्वल टू होता है nRT। प्रेशर आपको दे रखा है 200 पास्कल। 0.5 मोल गैस है, X मोल गैस भी exert a pressure of 200 पास्कल, और सारा देखो 210 मीटर, 1000 केल्विन, मोल सब ऐसा यूनिट में दे रखा है। जूल पर मोल में निकालना है, तो प्रेशर दे रखा है 200, वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स, दो गैसेस हैं, एक गैसेस के 0.5 मोल हैं और दूसरे गैसेस के हमें नहीं पता एक्स मोल हैं, 0.5 प्लस एक्स, और आर का वैल्यू निकालना है आपको। गिवन आर भी दे रखा है, आर की आर ही वैल्यू दे रखी है, और टेम्परेचर दे रखा है आपको 1000 केल्विन। सोल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें, वैल्यू पुट करना था। नेक्स्ट चलो 83 तक, 86 तक, अप टू 86। Sir, 86. 86 the volume of gas A is twice then of gas B, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अभी हमने किया नहीं है बेटा। गैस A is twice then gas of B are same temperature pressure, the pressure of gases for equal moles are, the volume of, अच्छा
इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। द वॉल्यूम ऑफ गैस ए इज ट्वाइस देन गैस ऑफ बी, ठीक है। द कंप्रेसिबल फैक्टर ऑफ गैस ए इज थ्राइस देन ऑफ गैस बी। लेकिन अभी हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा, ये जब नहीं पता होगा तो ये हुआ नहीं है अभी, क्योंकि ये पढ़ा था ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी मैथमेटिकली अगर हम पीवी अपॉन एनआरटी, तो ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा मैंने आपको कोई क्वेश्चन करवाया नहीं, तो पीवी अपॉन एनआरटी में सारी चीजें इधर ले जाएं अपने, जैसे ये पीवी अपॉन एनआरटी इधर ले जाएं, तो इसमें जो भी मैथमेटिकल वैल्यू आए, जो भी आएगी, उसको हम बोलते हैं जेड या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो उसको हमने कंपेयर करना था। द प्रेशर ऑफ गैसेस फॉर इक्वल नंबर ऑफ मोल, तो आज थोड़ा सा और जेड बता दूंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। पीवी अपॉन आरटी जो ये रेशियो आता है वो जेड आता है, उसको जेड बोलते हैं, वैल्यू कितनी भी हो, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इसमें आर कांस्टेंट है और सेम टेम्परेचर है, तो आप क्या लिखोगे, पीवी अपॉन एन जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप लगाते जाओ, P1 अपॉन V1 N1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन V2 N2 अपॉन Z2, जो जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा आपके पास। नाइन्टी तक बेटा किसी का, और अप टू 90 क्लियर, चले आगे, या 90 तक है किसी का? सर 110। 110। यस सर, बायोलॉजी के सेक्शन में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया था वही। सर क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है। द डेंसिटी ऑफ नियोन विल बी हाईएस्ट, तो डेंसिटी का फार्मूला लगा दो बेटा, P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम होता है। नियोन में लिखना है, डी चेक करना है, और प्रेशर और टेम्परेचर दे रखे हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन, सिंपल सा, P इंटू एम अपॉन आर टी। तो जिसका m तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, जिसका p अपॉन t का रेशियो निकाल लो। जिसका p अपॉन t ज्यादा होगा, मतलब p ज्यादा होना चाहिए, t कम होना चाहिए, जिसका p अपॉन t ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस मत लेना, अब हर एक वैल्यू पुट करके देखना, तो 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय 273 लेना है, तो p ज्यादा होना चाहिए और T कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर तो सब जगह ही सेम था या अलग अलग था? STP में कितना था, है ना? कर लिया था, हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, चलें आगे। तो हम लोगों ने देखो बेटा, लास्ट में मैंने आपको परहैप्स आई थिंक वेयर वर वी, सर हाँ सर वो वाला क्वेश्चन 110 वाला। वो मेरे पास नहीं है बेटा, मेरे पास तो सिर्फ केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है ना, वो बायोलॉजी वालों के बीच में आ गया होगा। सर मैं बोल दूं? लास्ट में पूछ लेना बेटा, काम भी तो कर लेना कुछ। ओके सर। तो ये देखो हमने कहाँ पर पहुंचे थे बेटा हम, मुझे लगता है कि आपकी क्लास में लास्ट कहाँ तक करवाया था, ग्राफ करवाए थे मैंने, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एम आई राइट? यस सर। वहां तक करवाए थे ना। तो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या आता है कि एक थ्योरी दी गई थी एक्चुअल में, उस थ्योरी के बेस पर सोचा गया था कि आइडियलिटी कैसे होनी चाहिए। उस थ्योरी को नाम दिया गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या इसको नाम दिया गया था बेटा KTG। इसमें ना कुछ पोस्टुलेट्स बनाई गई थी, मतलब एज्यूम किया गया था, उसकी पोस्टुलेट्स थी। क्या पोस्टुलेट्स थी? पहली बात, कोई भी गैस जो होता है, कोई भी जो किसी भी मैटर का जो गैसियस स्टेट है, उसमें मैटर के बहुत छोटे छोटे रिजिड पार्टिकल होते हैं, तो हम कहते हैं कोई भी एक गैस इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रिजिड, स्मॉल भी है, रिजिड भी है, स्फीयर स्फेरिकल पार्टिकल की बनी होती है, स्मॉल रिजिड स्फेरिकल
पार्टिकल्स की बनी होती है। कोई भी जो गैस है वो स्मॉल रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जिसको हम बोलते हैं मोलिक्यूल, उसको बोलते हैं हम मोलिक्यूल्स, गैसियस मोलिक्यूल्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो भी गैस का मोलिक्यूल है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो गैसेस का खुद का वॉल्यूम जो होता है एक्चुअली कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो खुद का अगर मोलिक्यूल की बात करें तो गैस के मोलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था। वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। Volume of molecule is negligible as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। जो पूरे गैस का वॉल्यूम एक्चुअली तो कंटेनर का होता है ना, पूरे गैस के वॉल्यूम में सपोज आपका एक रूम है, उस रूम का वॉल्यूम तो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, ये तो कंटेनर हो गया। और गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो बहुत छोटे हैं, तो उनके जो खुद के बिको, इसका मतलब उनके बीच स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जब आइडियल गैस होती है तो उनके बीच स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो खुद का वॉल्यूम अगर इकट्ठा कर ले तो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। दूसरा पोस्टुलेट ये दिया गया कि जब मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं तो इनमें क्या है, मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता। देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन, नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। कहता है आइडियलिटी का मतलब ये लिया जाना चाहिए कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर मूव करते रहते हैं, ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैसियस molecules. There is no attraction repulsion between gaseous molecule. अच्छा, बट gaseous molecule randomly मूव करते रहते हैं, तो gaseous molecule are randomly मूव, randomly मूव करते रहते हैं और कोलाइड करते हैं एंड collide to each other and with wall of container। जिस कंटेनर में होंगे उसकी वॉल से ये टकराएंगे, बट कोलिजन आर इलास्टिक, कोलिजन आर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब समझते हो बेटा, फिजिक्स में पढ़ा कहीं ये वर्ड, कोलिजन आर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, मतलब नो चेंज इन एनर्जी, नो चेंज इन एनर्जी। भाई अट्रैक्शन रिपल्सन होगा तभी तो एनर्जी में चेंज आएगा ना। तो कहता है कि गैसियस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं और आपस में भी कोलाइड करते हैं, वॉल से भी कोलाइड करते हैं, बट उनकी कोलाइजन इलास्टिक है, मतलब टोटल एनर्जी जितनी एक होगी वो उतनी ही रहेगी। नो चेंज इन एनर्जी, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। चेंज एनर्जी में नहीं आता है तभी तो अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता। फिर फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कहता है कि प्रेशर कैसे राइज होता है। तो उसका रीजन है प्रेशर, जब आपकी कोलिजन जब वॉल से होती है तो वहां से फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस होता है, और जब फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस हो गया तो बेटा वही जो है हमारा, उसी से हम कहते हैं कि प्रेशर राइज हो रहा है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल विद कंटेनर वॉल। जिस कंटेनर में रखा हुआ है आपने गैस को, उसकी वॉल पे जाएगा तो देखो ऐसे। और प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू कोलिजन ऑफ कंटेनर है। एक बात ध्यान हो कल की, वैसे तो हर एक पार्टिकल अलग अलग मूव कर रहा था, इवन स्पीड ऑफ gaseous molecules are different। बट कल हमने बात की थी कैलकुलेशन से, बट जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी सेम, एंड
टेम्परेचर डिपेंडेंट कितनी की थी बेटा, याद है? कोई भी गैस मॉलिक्यूल है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाला था 3/2 RT, 3/2 RT निकाला था ना बेटा काइनेटिक एनर्जी, कल करवाया था ना ये वाला। हेलो, यस यस सर। हाँ यस बेटा सर। ट्राई करते जाओ ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यस निकालना सर। था, टेम्परेचर डिपेंडेंट था, कितना आया था वो 3/2 RT। और मूव कर रहे हैं रेंडमली, इसका मतलब नीचे नहीं गिर रहे, तो ग्रेविटी फोर्स जो है उस पर 0 है, ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। ऐसा कुछ एज्यूम किया गया कि भाई गैसेस कुछ ऐसी होती हैं, मतलब सपोज एक सैंपल ले लें अपने गैस का, एक सैंपल ले लें, मैं यही बना देता हूं जिससे आपके पॉइंट सारे सामने रहें। तो गैस का सैंपल ले लेंगे, तो गैस के सैंपल में क्या होंगे, जो गैस के पार्टिकल है वो रेंडमली मूव करते रहेंगे इधर उधर, और इधर उधर मूव कर रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे, इसका मतलब ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही है। टोटल एनर्जी जिस कंटेनर में रहते हैं वो कांस्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि टोटल कोलाइजन इसकी इलास्टिक रहती है। और पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कंटेनर, इसलिए हम कहते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, और जो उसके अट्रैक्शन है वो या रिपल्सन है वो 0 है। अट्रैक्शन रिपल्सन काम नहीं करता है। कहने का मतलब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से अगर दूर दूर मूव कर रहे हैं, इट मींस वो आइडियल इक्वेशन बन रही है, हमारी आइडियल सिचुएशन हमारा बन रहा है। क्लियर बेटा, किसी का डाउट यहां तक? चलूं आगे, ये थियोरेटिकल पार्ट था ये सारा। सर हाँ सर जो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होगा, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है ना? हाँ, आइडियल के लिए चलेगा बेटा। अभी अगर रियलिटी में देखेंगे तो अट्रैक्शन तो करते हैं नहीं, तो हम गैस को लिक्विफाई कैसे करेंगे, ओके है सर। ना? अब वो अभी सारी बात वहीं ले जानी है ना, अभी धीरे धीरे चल रहा हूं मैं उस साइड। तो ये आइडियलिटी के लिए ये चीजें हैं हमारे पास। तो बेटा आइडियलिटी के लिए ये चीजें आती हैं कि ऐसा हो रहा है, तो देखो कुछ नॉलेज क्लाउड अप या एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें यहां पर इसी पॉइंट से रिलेटेड। देखो इसका मतलब पहला पॉइंट, सपोज ये पार्टिकल मूव कर रहा है, जब तक ये पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइजन नहीं करेगा तब तक तो सीधा जाएगा ना, ऐसे तो नहीं मूव करेगा, मतलब डांस करता थोड़ी जाएगा, सीधा पार्टिकल जाएगा जब तक दूसरे से नहीं टकराएगा। हाँ, जब टकराएगा तो किसी और डायरेक्शन में ये पार्टिकल चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना, फिर किसी और से टकराएगा फिर ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमारे नॉलेज में क्या आ रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल का ओवरऑल मोशन वो कैसा है, जिगजैग। ओवरऑल मोशन कैसा है, जिगजैग, मतलब रैंडमली है गैस के पार्टिकल का। बट मोशन बिटवीन, बट अब ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा तंग करते हैं कई बार। मोशन बिटवीन, कि सोच ही नहीं पाते हम उस लेवल तक, मोशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो कैसा होगा बेटा, जिगजैग तो नहीं होगा ना ये देखो यहां से यहां तक, वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि सपोज फुटबॉल को देखो आप, एक फुटबॉल मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच में अगर एक किसी प्लेयर ने हेड लगाया फुटबॉल को, तो फुटबॉल दूसरे हेड तक या दूसरे प्लेयर तक पहुंचने तक स्ट्रेट जाएगी या जिगजैग जाएगी बेटा, कैसी जाएगी, स्ट्रेट। स्ट्रेट जाएगी। हाँ, अगर दूसरे प्लेयर के पास पहुंच गई, उसने किक किया फिर आगे चलेगी, तो फुटबॉल का टोटल मोशन देखोगे तो ओवरऑल मोशन कैसा हुआ, जिगजैग। जिगजैग या रैंडमली। लेकिन मोशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या हो गया, स्ट्रेट। स्ट्रेट। तो क्वेश्चन की थीम को समझना है क्या पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट, जो आपकी कोलिजन होंगी, वैसे तो ये देखो फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री में है ही नहीं अपने, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी साल 2020 में ही क्वेश्चन आ गया यहीं पर, पूछ केमिस्ट्री में लिया, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ये डालता रहता हूं इसमें। जैसे कोलिजन पूछा आपसे, कोलिजन उसने कहा कि कोलिजन नंबर, मतलब जेड, कोलिजन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं रेड, वो कोलिजन नंबर का मतलब होता है इज द नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय गैस मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम
पर सेकेंड, एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में एक गैस का मॉलिक्यूल कितनों के साथ कोलिजन कर रहा है, दैट इज द कोलिजन नंबर। आपको डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहां मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूं। तो उसका एक फार्मूला होता है बेटा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज में भी डाला है इसको। वो फार्मूला होता है आपका Z इज इक्वल टू कोलिजन नंबर, Z इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज n स्टार। यहां पर U एवरेज कल पढ़ा था, क्या होगा U एवरेज बेटा? कौन सी स्पीड लोगे आप? एवरेज स्पीड, टक्कर करते टाइम एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड और एमपीएस और कल करवाए थे ना, यस और नो Yes, बेटा? sir. Yes, Yes, sir. sir. वही एवरेज स्पीड है, Yes. वो वाली एवरेज स्पीड है। और एन जो है ये पर यूनिट वॉल्यूम है, देखो तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोलिक्यूल हैं, तो ये है मोलिक्यूल, एन डैश का मतलब मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एन स्टार जो है वो एक्चुअल में एन अपॉन वी है, एन अपॉन वी। तो मोलरिटी से मिलता जुलता है, कंसंट्रेशन टर्म से मिलता जुलता है। ये पाई सिग्मा स्क्वायर जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जहां कोई गैस जो पार्टिकल है मूव करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज ये है, ये जगह है, ये गैस मोलिक्यूल स्फेरिकल है ना, सपोज यहां से मूव करके यहां आ रहा है, इतना उसने डिस्टेंस या कवर किया, तो ये जो एरिया है ये एरिया बनेगा, इसको क्या बोलोगे आप? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्वाइप करता हुआ आएगा ना, और वो क्या होता है, इसका जितना हमारा ये रेडियस होगा, और पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर को सिर्फ क्या लिख रहे हैं यहां पर हम, पाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये डायमीटर का हाफ हो जाएगा या रेडियस हो जाएगा, सिग्मा का मतलब। तो कोलिजन नंबर बोलते हैं बेटा इसको, आपने फार्मूला याद रखना बस, कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर के बाद एक फार्मूला बनता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आगे कर दो बेटा, चलूं आगे, हटा दो सर इसको। ये √2 है ना पाई से पहले? हाँ √2 है बेटा, ये √2 ये नंबर है। और सर जो आपने एक पॉइंट लिखवाया था कि इवन स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट बट काइनेटिक एनर्जी इज सेम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसमें सर काइनेटिक एवरेज एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हाँ एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT थोड़ी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का तो वो 8/pi वाला फॉर्मूला होता है ना। वो तो स्पीड का होता है ना, वो तो काइनेटिक एनर्जी का थोड़ी होता है। काइनेटिक एनर्जी तो हमने एवरेज 3/2 RT और 3/2 KT निकाली थी ना, जो मैंने लिखवाए थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस से निकाले थे, वो तो स्पीड थी। ओके वो आप कह रहे हो। सॉरी सर। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड जो है फिर पॉइंट आएगा आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोलिजन नंबर है, फिर एक वर्ड आएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको Z ऐसे 11 लिख देते हैं, Z11। एक्चुअली ये Z1 है, ये तो एक ही मोलिक्यूल, गैस मोलिक्यूल कितने कोलिजन करेगा, और यहां पर दो मोलिक्यूल मिलके कोलिजन कितने करेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। भाई कोलिजन करने के लिए दो पार्टिकल तो चाहिए ना आपको आपस में जब करेंगे, तो इसलिए Z12 को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये एक्चुअल में इट इज द बाई मोलिक्यूलर कोलिजन। दो मोलिक्यूल कितने कोलिजन मिलके कितने बनाएंगे, इज द बाई मोलिक्यूलर कोलिजन, बाकी सारा का सारा वही, इज मेड पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, वेक्टर वगैरह यूज होंगे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो। Z अगर 11 कह रहा हूं तो ये √2 जो आ जाएगा बेटा वो 1/√2 आ जाएगा, बाकी पाई सिग्मा स्क्वायर ही आएगा, U एवरेज ही आएगा। बट n जो है, क्योंकि दो पार्टिकल है तो n दो बार लिखोगे, n दो पार्टिकल मिलके कोलिजन करेंगे, तो ये क्या है कि टोटल आपका 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U एवरेज n स्टार का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस बार आपका यही प्रॉब्लम आया था बेटा 2020 का यही क्वेश्चन आया था कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में n स्टार क्या होता है बेटा, देखो अभी मैंने लिखा n स्टार क्या होता है एक्चुअल में, मोलिक्यूल
पर यूनिट वॉल्यूम में तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ना, मोलरिटी टाइप से। तो यही रिलेशन उसने, देखो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया था, मोलरिटी से रिलेटेड कर दिया था कि मोलरिटी चेंज करेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जो है, किस रिएक्टेंट जो होता है वो कंसंट्रेशन किस चीज से अफेक्ट होता है, तो कंसंट्रेशन एक तरह से यही है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन नंबर वाला पॉइंट आया था। तो आपको तो फार्मूला ध्यान रखना है। एन स्टार नंबर नहीं है बेटा, ध्यान रखना। एन स्टार क्या चीज है? मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन अपॉन वी है। एन अपॉन वी, जैसे मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल नंबर तो मोल ही होते हैं, मोल पर यूनिट वॉल्यूम मीन कंसंट्रेशन है। एक तरह से ये आपका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मोलरिटी करते थे वो चीज है आपका। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद एक चीज और पूछी जाती है, मीन फ्री पाथ। सर मीन, ये लास्ट में हाँ पर बोलो। वॉल्यूम के बाद क्या लिखा है? पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। पर तो देखो बेटा, एक और पूछा जाता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ जो होता है उसको लेमडा से लिखते हैं। ये एक्चुअल में मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोलिक्यूल या गैस मोलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर कोई कोलिजन हुई है तो उनके बीच एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो इसका भी आपने फार्मूला ही ध्यान रखना है, बाकी चीजें नहीं है। बाकी आपकी केटीजी फिजिक्स में 11th में एक चैप्टर आएगा काफी बड़ा, तो उसमें सारी चीजें आ ही जानी है आपकी। तो लेमडा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है बेटा यू एवरेज अपॉन जेड। अब देखो Z1 कोलिजन नंबर, तो यू एवरेज निकाला, यू एवरेज है, और जेड का फार्मूला क्या लिखा था, देखो अभी ऊपर लिखा है ना हमने। तो जेड क्या था, अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार। जेड ये लिखा था, तो यू एवरेज से यू एवरेज कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, ये सिर्फ आपका एन स्टार पर डिपेंड करेगा। अंडर रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। तो ये बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो आपकी क्या है कि अभी हमने एज्यूम किया कि गैस जो है, गैस के पार्टिकल जो है जब घूमते रहते हैं तो उनके बीच कोलिजन भी होती है, और कोलिजन से रिलेटेड 3-4 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर और मीन फ्री पाथ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर और मीन फ्री पाथ। क्लियर? चलें आगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज जिसने लेना हो वही करेगा। अब एक्स्ट्रा नॉलेज देखो, कंपटीशन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि अब सिलेबस में तो डाला हुआ ही नहीं है, इवन नीट के सिलेबस में नहीं डाला हुआ, लेकिन क्वेश्चन इस बार पूछ लिया कोलिजन से। तो इसलिए ये चीजें भी कई बार जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाली होती है कई बार मैटर कर जाती हैं, एक क्वेश्चन भी मैटर कर जाता है। हाँ हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज फिजिक्स में तो पढ़ी हुई चीजें हैं। वो तो पेपर जो लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री सबका मिला के लेते हैं आपका, बट केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, चलें आगे। तो सर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ ना? हाँ आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो गया, लेकिन आउट ऑफ केमिस्ट्री तो हो गया ना, क्योंकि केमिस्ट्री में तो नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, लेकिन करवाता हूं मैं, तो करवाता ही हूं हर बार केयर। तो क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमन है, तो इसलिए वो क्वेश्चन डाल देते हैं वो। अब देखो बेटा, तो फिर ये आता है कि रियल में बिहेवियर कैसा होता है गैसेस का। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का। अभी तो आइडियलिटी कर रहे थे सारी की सारी हम, तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं अब, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। जो रियलिटी में अवेलेबल है गैसेस, उनका बिहेवियर क्या है। तो ये बिहेवियर बेटा दोनों टाइप का हो सकता है, नॉन आइडियल भी हो सकता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल भी हो सकता है। तो हम इसको आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर बोल सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि आइडियल बिहेवियर कब होगा और नॉन आइडियल बिहेवियर कब होगा। तो रियल गैसेस आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर, जब कोई भी गैस, इफ ए गैस ओबे आइडियल गैस
आइडियल गैस इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, बट गैस किसको ओबे कर रही है? ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर नोन एज बिहेव आइडियली। तब हम कहते हैं उसका बिहेव आइडियली हो रहा है। तो आइडियल बिहेवियर के लिए क्या होना चाहिए बेटा? फिर इसका मतलब फॉर आइडियल बिहेवियर, तो आइडियल बिहेवियर के लिए क्या बोल सकते हैं हम? क्या होना चाहिए? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होना चाहिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो 1 एनआरटी लिख सकता हूं मैं, कुछ नहीं लिखा हो तो मैथमेटिकली, पीवी अपॉन एनआरटी। तो पीवी अपॉन एनआरटी एक मैथमेटिकल टर्म है, इज इक्वल टू आना चाहिए 1, और पीवी अपॉन एनआरटी को ही बेटा हम एक मैथमेटिकल वैल्यू z बोल देते हैं, z। इसका नाम है बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आप क्या बोलोगे भाई? आइडियल बिहेवियर के लिए पहले बात ये होना चाहिए, आपसे पास पूछा जाए व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो क्या होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? रेशियो हो पीवी अपॉन 1। एनआरटी, नहीं 1 नहीं, हम क्या बोलेंगे? पीवी अपॉन एनआरटी रेशियो, वो तो वैल्यू है 1। पीवी अपॉन एनआरटी रेशियो जो होता है दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसे देखो मैं आपसे ये पूछूं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल गैस, तो क्या लिखोगे? देखो आप, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को z से लिखोगे ना, तो z इज इक्वल टू पीवी अपॉन क्या होता है? एनआरटी। एन की वैल्यू 1 होगी तो क्या ले सकते हो आप? पीवी। अब v जो हो जाएगा 1 मोल वाला हो जाएगा, तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा पीवी एम अपॉन आर टी। यहां पर r जो है वो मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल गैस क्या होगा? पीवी अपॉन आर टी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी अपॉन आर टी। वैसे ओवरऑल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? एक मैथमेटिकल वैल्यू है, उसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो मैथमेटिकल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। तो आपका पीवी इज इक्वल टू 1 एनआरटी है, तो पीवी अपॉन एनआरटी को क्या बोलते हो? पीवी अपॉन एनआरटी को आप एक टर्म बोल दिया आपने, कोई भी टेक्निकल टर्म। पीवी अपॉन एनआरटी z है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो पीवी अपॉन एनआरटी मतलब z की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो आइडियल बिहेवियर में 1 आ रही है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू क्या आना चाहिए फॉर आइडियल बिहेव? गैस आइडियल बिहेव करेगी तो फॉर आइडियल बिहेवियर बोलोगे, फॉर आइडियल बिहेवियर। अब क्वेश्चन बनेंगे आपके, फॉर आइडियल बिहेवियर वैल्यू ऑफ z क्या आना चाहिए? 1। अगर z की वैल्यू 1 है तो बिहेव आइडियल है। अगर z का वैल्यू 1 है, z का मतलब किसका वैल्यू? पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू 1 है, तो बिहेव आइडियल है। तो आइडियल बिहेव कब होता है? जब कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को कंप्लीटली फॉलो करती है। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब क्या है? कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी प्रेशर हो, पीवी और एनआरटी का रेशियो 1 आता रहे, 1 आता रहे, तो इसका मतलब z की वैल्यू 1 आती रहे, तो बिहेव आइडियल हो जाएगा। क्लियर? चलें आगे, कोई डाउट? Yes, sir. सर ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल गैस है, इसमें हमने मोलर वॉल्यूम, मतलब इसमें वॉल्यूम तो कोई भी रख सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि मोलर वॉल्यूम जो उस टाइम पे वॉल्यूम होगी वही रखेंगे? वही रखेंगे, बट n क्या लिख ले लिया आपने? n तो 1 हो गया। 1 मोल, तो हम यहाँ मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। क्लियर? वो 1 मोल गैस अब किसी भी टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे तो अलग अलग होगा ना, वो फिक्स नहीं होगा, लेकिन होगा मोलर वॉल्यूम। ओके सर। अच्छा, अब क्या हुआ? मान लो गैस किसी टेम्परेचर या प्रेशर पर नहीं फॉलो कर रही, तो उसका मतलब वो आइडियलिटी से हट गई। तो इसमें क्या बोल सकते हो? इफ
gas does not obey PV is equal to nRT, then it deviate from ideal behavior. तो इसको क्या बोल देंगे आइडियल बिहेवियर? अब कैसा बिहेवियर हो गया उसका? नॉन आइडियल बिहेवियर। नॉन आइडियल बिहेवियर सिंपली। जब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस बात को फिर मैथमेटिकली सोचो बेटा, जैसे पहले सोचा आपने। इफ गैस डज नॉट ओबे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी देन इट डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो? फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर, फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर क्या लिख सकते हो? पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी या 1 एनआरटी लिख सकता हूं ना ऐसे में। पीवी इज इक्वल टू नॉट इक्वल 1 आरटी, तो पीवी अपॉन एनआरटी को इधर ले आओ, नॉट इक्वल टू 1। पीवी अपॉन एनआरटी को क्या बोलते हो बेटा शॉर्टकट में? पीवी और एनआरटी का रेशियो जेड ही तो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो जेड नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब फॉर नॉन आइडियल बिहेव कब होता है? जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या नहीं आती? 1 नहीं आती। तो 1 से ज्यादा भी आ सकती है और 1 से कम भी आ सकती है। तो फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर वैल्यू ऑफ z क्या हो सकती है बेटा? वैल्यू ऑफ z दो टाइप की पॉसिबल है, z ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 1। हर केस में हो सकता है ऐसा, z ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है और z लेस देन 1 भी आ सकता है। तो आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से वॉल्यूम को डिसाइड कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से कि z ग्रेटर देन 1 है या z लेस देन 1 है। इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? कि z की वैल्यू पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। चलूं आगे? यस सर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और कोलिजन में दोनों z से रिपीट होते हैं। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z है बेटा, और z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z अगर 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आइडियलिटी नहीं है। 1 से कम या ज्यादा आ रहा है उस केसेस में कर सकते हो। जैसे देखो मैं फिर एक नोट देता हूं आपको। अब देखो कुछ क्वेश्चनिंग बनाते हैं। सपोज मैं नोट लिख दिया यहां पर और मैंने लिख दिया फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस का 1 मोल है, बिहेव है आइडियल। आपको बिहेव जो शो करना है वो सपोज आइडियल बिहेव या नॉन आइडियल बिहेव शो करना है। सपोज गैस 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ गैस, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस आ गया तो 1 मोल ऑफ गैस में बिहेव सपोज देखो बेटा आइडियल है आपका। 1 मोल आपका गैस जो है सपोज आइडियल है। आइडियल है तो z का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1 का मतलब पीवी अपॉन, क्योंकि 1 मोल गैस है ना, तो 1 मोल गैस है तो पीवी अपॉन आरटी की वैल्यू कितनी आएगी? रिवर्स चल रहा हूं अब देखो, 1 पीवी अपॉन आरटी की वैल्यू 1 है, तो मैथमेटिकली जब आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? आरटी फॉर 1 मोल। आरटी फॉर 1 मोल। तो मैं क्या बोल सकता हूं? सो मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी कितना होगा? सो मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर तो कितना निकाला था हमने? आइडियल बिहेव होगा तो 22.4 लीटर। ये फिक्स वैल्यू आ गई अगर आइडियल बिहेव है। बट फॉर 1 मोल ऑफ गैस नॉन आइडियल बिहेव है, नॉन आइडियल है तो z की वैल्यू दो टाइप की पॉसिबल है। z सपोज ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? पीवी अपॉन आरटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मैथमेटिकली?
Greater than 1. ग्रेटर देन 1, तो पीवी की वैल्यू मैथमेटिकली किससे ज्यादा आएगी? RT. RT। तो अगर 1 मोल गैस है तो जो मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हो एट एनटीपी, जो आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा ना? Yes sir, ज़्यादा आएगा. ज्यादा आएगा। तो आप कह सकते हो जब Z ग्रेटर देन 1 होता है तो मोलर वॉल्यूम भी एनटीपी पर किससे ज्यादा आएगा आपका? Ideal 22 gas पॉइंट से. आई मतलब आइडियलिटी से ज्यादा आएगा, गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं ना? ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब Yes sir. पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं। तो कौन डोमिनेंट हो गया है? कौन से फोर्सेस डोमिनेंट हो गए हैं? Kinetic force. रिपल्सिव, हाँ, repulsive. रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंसी हो गई है। किससे? अट्रैक्टिव फोर्सेस से। जब Attractive. 22.4 लीटर आ गया है तो ये आइडियल बिहेवियर है। तो आइडियल बिहेवियर में इसका मतलब आइडियल बिहेवियर तब होता है जब गैसेस के बीच ना तो क्या होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस और ना ही रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। तो यहां पर जब आपका वोलर वॉल्यूम 22.4 आए तो हम क्या बोल सकते हैं? नो अट्रैक्शन। मतलब मैथमेटिक्स को थ्योरी से भी जोड़ते जाओ। जब मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन होते हैं, नो अट्रैक्शन एंड नो रिपल्सन होते हैं, तब हम कहते हैं कि बिहेव कैसा होता है गैसेस का? आइडियल। मतलब तब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आती है? 1। मतलब पी और वी जो आएगा, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर हो, पी और वी जो आएगा वो आरटी के इक्वल आएगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी ले ले तो वॉल्यूम 22.4 आएगा। तो नो अट्रैक्शन और नो रिपल्सन की कंडीशन है। लेकिन अगर नॉन आइडियल बिहेव होगा तो जेड की वैल्यू 1 नहीं रहेगी बेटा। अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा एनटीपी पर? ग्रेटर देन 22.4 22.4 लीटर. लीटर होगा। इसका मतलब उस टाइम पे कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होंगे? Repulsive Repulsive. forces. रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट। और गैस डेविएट हो जाएगी। चाहे रिपल्सन डोमिनेंट हो जाए तो भी डेविएशन है, अट्रैक्शन हो जाए तो भी डोमिनेशन है, ये आपका डेविएशन है। तो Z इज इक्वल टू अगर लेस देन 1 हो तो इसी चीज को मैथमेटिकली सोचो बेटा आप, Z लेस देन 1, तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है 1 मोल के लिए पीवी अपॉन आरटी वो लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 आ रहा है तो पीवी लेस देन क्या आ रहा है? आरटी। तो V अब लेस हो गया। तो इसका मतलब अगर Z लेस देन 1 है तो मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी क्या आएगा बेटा? Less than 22.4. लेस देन 22.4। मतलब वॉल्यूम कम हो गया जितना आना चाहिए था आइडियलिटी से। 22.4 कम हो गया तो मॉलिक्यूल आपस में पास में आने लग गए। पास में आने लग गए मतलब इस टाइम पे कौन डोमिनेंसी शो कर रहा है? Attractive forces. अट्रैक्शन डोमिनेंस शो कर रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंसी। तो इसका मतलब आइडियलिटी से डेविएशन कब होता है बेटा? या तो क्या करने लग जाए, रिपल्सन ज्यादा होने लगेगा डोमिनेंट, या फिर attraction. अट्रैक्शन। तो दोनों ही साइड में डेविएशन होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंस होने लग जाएंगे या रिपल्सिव फोर्सेस, दोनों में नॉन आइडियलिटी है। मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन और ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। Yes sir. अब पॉइंट आता है कि फिर कॉजेज क्या हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा फिर व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो बेटा कॉजेज क्या हुआ? कॉजेज हमारी खुद की दो पोस्टुलेट थी। हमने मान लिया था कि अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं है, लेकिन गैसेज मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अट्रैक्शन रिपल्सन ना हो किसी टेम्परेचर प्रेशर पर, बट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पर तो ये दोनों जो है आपकी कंडीशन सही नहीं है। तो कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर क्या होगा? दीज टू पोस्टुलेट्स आर नॉट ट्रू एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन से वाली? एक क्या बोला था आपने? पोस्टुलेट नंबर 1 में क्या बोला था आपने कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। वॉल्यूम ऑफ molecule is negligible as compared to
वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब किसका वॉल्यूम? कंटेनर का वॉल्यूम। तो ये बात हमेशा सही नहीं हो सकती ना बेटा, ये वाली वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर कंटेनर छोटा हुआ तब तो कंसीडर हो सकता है, अगर कंटेनर बहुत बड़ा हुआ मतलब अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई तब तो कंसीडर हो सकता है, बहुत बड़ा हुआ तब हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो हर एक टेम्परेचर प्रेशर पर तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पोस्टुलेट जो हमने मान ली थी वो हर एक टेम्परेचर प्रेशर पर वैलिड नहीं है। कौन सी वाली? पहली वाली, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। और दूसरी कौन सी वाली बेटा? हमने क्या बोला था? देयर इज No attractive or repulsive नो force. अट्रैक्शन और रिपल्सन। देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। ये भी बात हमेशा सही थोड़ी है। अगर ये सही होती तो फिर गैस को लिक्विफाई कैसे करते हो? इसका प्रूफ क्या है? अगर ये सही है, इफ इट इज राइट एट एवरी कंडीशन, then why do gases liquefy? अगर गैसेज लिक्विफाई होती है, हम कहते हैं जैसे लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, तो गैस के बीच अट्रैक्शन आ जाते हैं ना। इसका मतलब अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी डिस्टेंस पे है गैस के पार्टिकल, तभी तो गैसेज लिक्विफाई होते हैं। गैसेज में कभी अट्रैक्शन या रिपल्सन होते ही नहीं हर एक टेम्परेचर प्रेशर पर। तो इसका मतलब भाई डेविएशन का रीजन क्या है? डेविएशन का रीजन है या तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाना या अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाना। और वो दोनों आंसर कहां है आपके आए तो आप ये दो कॉजेज दे देना। अगर वो पूछे भाई कॉज क्या है डेविएशन का, हमारी खुद की बनाई हुई पोस्टुलेट्स है। वो दो पोस्टुलेट्स ऐसी हैं जो हमेशा सही नहीं हो सकती। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। देयर इज नो अट्रैक्शन और नो रिपल्सन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल, ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर। अगर गैस के पार्टिकल पर प्रेशर बहुत बढ़ा दिया जाए तो गैस के पार्टिकल तो क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। या प्रेशर कम कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रिपल्सन आ जाएगा। तो ऐसी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, इसीलिए जो होती हैं जो गैसेस एक्चुअल में डेविएट होती हैं फ्रॉम आइडियल बिहेव से। तो बेटा दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो एक बार रिपीट कर दो आप। क्लास मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि काफी टाइम हमने पहले डिस्कशन में लिया था। हाँ सर, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्टिव फोर्सेस से क्या रिलेशन है? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल का, मतलब जब मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं तो उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी आने लग जाती है, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं बेटा एक दूसरे को। तो पास में आ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो वो गैस जो होगी वो गैस नहीं रहेगी, वो लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल हम हमेशा नहीं कह सकते कि कंपेयर टू, एक्चुअली वॉल्यूम गैस का बनता किससे है? मतलब ये ऐसे ले लो ना, सपोज आप 4 पर्सन हो और 4 पर्सन एक छोटी सी टेबल के ऊपर बैठे हो, तो टेबल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में आपका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा? टेबल का वॉल्यूम और आपका वॉल्यूम नहीं हो सकता ना नेग्लिजिबल। अब एक काम करो, आप एक मान लो पूरे दिल्ली जितना बड़ा ग्राउंड ले लो और उसी में वो 4 पर्सन चले जाओ, 4 पर्सन आप वहां पर दूर दूर चले जाओ। अब आप लोगों का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा? यस सर। यही बात यहां पर लगेगी बेटा गैस के पार्टिकल पर। अगर गैस के पार्टिकल जिस कंटेनर में है वो बहुत बड़ा कंटेनर है, मतलब गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तब तो वॉल्यूम कैसे क्या हो जाएगा? गैसेस वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल। लेकिन पास आ गए तो फिर वो वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, और पास आ गए तो फिर कौन सा फोर्स स्टार्ट हो जाएगा उनके बीच? अट्रैक्टिव फोर्स। और तब वो गैस किस में कन्वर्ट होने लगेगी? लिक्विड में। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस तो होते हैं ना। तो ये दो पोस्टुलेट ऐसी थी जो हमने बनाई थी, वो हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे वर्क नहीं करती। तो अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस के बिहेव अलग अलग होते हैं, आइडियल भी हो सकते हैं, नॉन आइडियल भी हो सकते हैं। वो टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड करेगा। जब उनके बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है, मतलब सफिशिएंट डिस्टेंस पर है एक दूसरे के, तब हम बोल देते हैं आइडियल है। अगर उससे क्लोज आने लग जाते हैं तो अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो नॉन आइडियल टुवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। और जिस डिस्टेंस पे आइडियली होने चाहिए उससे ज्यादा दूर होने लग जाते हैं तो नॉन आइडियलिटी टुवर्ड रिपल्सिव फोर्सेस। और वो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से डिसाइड करते हैं।
क्लियर? क्लियर है बेटा? सर फिर सर अगर जैसे मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा तब भी हो जाएगा ना कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल नहीं रही अब, क्योंकि बहुत ज्यादा पास आ बिल्कुल गए होगा, वो बिल्कुल मॉलिक्यूल होगा। के। ये अब ये हम इस तरह की प्रॉब्लम्स बनाएंगे ना नेक्स्ट, हम फिर हम इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से फिर नई इक्वेशन बनाएंगे। एक उसको बोलेंगे वेंडर वाल इक्वेशन, नेक्स्ट पार्ट आएगा फिर। अब ओके सर। अभी तो थ्योरेटिकली सर पढ़ा है ना, फिर उसको न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ, लास्ट वाली बात समझ नहीं आई थी, वो फिर रिपीट कर दीजिए। कौन से वाली बेटा? लास्ट मुझे याद नहीं कौन सा बोला था, क्या बात थी? सर वो नॉन आइडियलिटी ऐसा कुछ था वो। अगर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होते हैं तो क्या बिहेव होगा उसका? आइडियल। आइडियल, मतलब एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे होंगे पार्टिकल, तो है ना। और तब किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम जो आना चाहिए वो 22.4 लीटर आना चाहिए। यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो मॉलिक्यूल सपोज कम्स टू क्लोज टू ईच अदर, अगर मॉलिक्यूल क्लोज होने लग जाएं, तो क्लोज होने लग जाएंगे तो अब क्या होगा, उनमें कौन सी चीज स्टार्ट हो जाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट इज क्लियर कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, इट मीन वो डेविएट हो गए, है ना। और अगर मान लो जितने डिस्टेंस पर आइडियलिटी होनी चाहिए उससे भी दूर दूर होने लग जाए, तो कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो गया उस टाइम पे? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव। 22.4 लीटर से भी वॉल्यूम ज्यादा आने लग जाए तो इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है, जो इससे पहले टॉपिक किया आपने। तो इसका मतलब अल्टीमेटली कंडीशन क्या डिसाइड करेगी कि मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस कितना है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर डिसाइड करेंगे। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस के पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, है ना। यस सर। और प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस के पार्टिकल पास आ जाएंगे। तो एक पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर ही कोई गैस आइडियल बिहेव कर सकता है आपका। ओके सर। यार ठीक है बेटा। हाँ, अब एक एक कोई बच्चा क्वेश्चन कह रहा था बेटा, आप पूछ लो वो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। सर क्वेश्चन है, ए कंपाउंड MX2 हैज ऑब्जर्व्ड एंड normal masses 65.6 and 164 respectively. Calculate the apparent degree of ionization of MX2. ये तो अभी नहीं कर पाएंगे बेटा, हम पहले हम एक चैप्टर करेंगे इक्विलिब्रियम, उसके बाद हो पाएगा, अभी नहीं होगा। अभी जो चैप्टर पढ़े उसके बेस पर। ओके सर। ठीक है बेटा, नाउ आई एम लीविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, Good evening, sir. गुड इवनिंग।